गाइज आज डेट है 1 जुलाई 2021 और आज दिन है सेलिब्रेशन का। आज दिन है प्रोफेशनलिज्म का और आज प्रोफेशनल्स का डे है। आज है हमारा सीए डे, आज है डॉक्टर्स डे। आज ही के दिन हमारा जीएसटी अप्लाई हुआ था 2017 के अंदर और आज ही इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सारे नए नए सेक्शन जो आज से एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 जुलाई 2021 से। चाहे बात करें सेक्शन नंबर 206 AB की, चाहे बात करें सेक्शन नंबर 194 Q की, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक, many congratulations and a happy CA day and a happy Doctors Day all the CA fraternity and all the doctors community। हमारी फिनटेक्स प्रो की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज अब बताता हूं आज का टॉपिक, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और आज आपको वीडियो के एंड में कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर करूंगा मैं। सो वैसे मैं जनरली रिक्वेस्ट नहीं करता, बट आज की वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। कुछ पर्सनल बातें करेंगे लेकिन वो वीडियो के लास्ट में। पहले टॉपिक पे आते हैं। सेक्शन 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो चुका है आज से और उससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आ रही थी और क्वेरीज में आपको पहले एक बार ब्रीफ करता हूं कौन कौन सी क्वेरीज थी। परचेज रिटर्न में क्या होगा, बायर कौन होगा, और जो आपको 50 लाख की लिमिट देखनी है कौन से ईयर की देखनी है, परचेज रिटर्न कैसे करोगे, टीडीएस के जो जीएसटी का कंपोनेंट है क्या उसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा, 194 का नहीं कटेगा। काफी सारे जो है डाउट्स आ रहे थे, जिससे रिलेटेड 13 जून 2021 को सीबीडीटी ने इश्यू किया है एक सर्कुलर। उस सर्कुलर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में आज सीए डे है तो उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। सो गाइज आ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो सर्कुलर इशू किया है सीबीडीटी ने, उसकी तरफ चलते हैं। और ये सर्कुलर जो है सेक्शन नंबर 194Q टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उससे रिलेटेड सर्कुलर इशू किया गया है 13 जून 2021 को। गाइज मैंने 194Q पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, सो आप वो वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। आपके ऑलमोस्ट 90% डाउट्स वहीं से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला है कि शैल नॉट एप्लीकेबल इन रिलेशन टू, इन चीजों पर नहीं लगेगा। देखो कौन कौन सी चीजें हैं। ट्रांजेक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज इन विच आर ट्रेडेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और क्लियर्ड एंड सेटल बाय रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। एंड दूसरा है ट्रांजेक्शंस इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन ऑफ CERC। सो इन दो सिचुएशन में सेक्शन नंबर 194Q आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 जो चल रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। यहां पर गाइस देखो, ये सारे पॉइंट्स ना मैंने अपनी अर्लियर वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। मैं आपको यहां पर फिर भी ऊपर से एक बार बता देता हूं। देखिए, सिंस 194Q एक्ट मैंडेट बायर टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सम क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ सेलर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैं बिना पढ़े आपको बता देता हूं, दोनों में से जो भी अर्लियर होता है वो आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। नाउ अगर जो इन्होंने क्वेश्चन जो क्वेरी है वो ये है कि भाई आपको एडवांस जो है पेड बिफोर 1 जुलाई 2021 और आपका जो सम क्रेडिट हुआ है वो आफ्टर हुआ है। मुझे एक बात बताओ, एज पर सेक्शन नंबर 194Q पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है। दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, यानी पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस केस में हमारी पेमेंट जो है वो कब हुई है, एडवांस हो चुकी है 1 जुलाई 2021 से। तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो अराइज हो रही है जब हमारा सेक्शन एप्लीकेबल है, उससे पहले तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। वही पॉइंट इन्होंने यहां पर समझाया हुआ है। देखिए, The provision of this subsection shall not apply to any sum credit or paid before 1 July 2021 if either of the two event happen before 1 July 2। मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दी, दोनों में से कुछ भी अगर 1 जुलाई से पहले हो गया है तो ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन समझो ना, हर चीज का, चाहे जीएसटी की बात करो, इनकम टैक्स के टीडीएस की बात करो, वहां पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन समझना बहुत ही जरूरी होता है। और जब भी कोई नया सेक्शन आता है वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन विच एवर इज अर्लियर है, सो वो अर्लियर जो है अगर 1 जुलाई से पहले पड़ रहा है तो आपकी टीडीएस की कोई लायबिलिटी यहां पर नहीं बनती है। सेकंड देखो, सिंस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50 लाख रुपीज इन रिस्पेक्ट विद टू प्रीवियस ईयर, calculation of sum trigger TDS under section 194 shall be computed from 1 अप्रैल 2021। ये भी मैंने अपनी अर्लियर वीडियो में बता दिया था कि आपको 50 लाख की लिमिट 1 जुलाई से चेक नहीं करनी। 50 लाख की सेक्शन एप्लीकेबल कब से है, सेक्शन तो एप्लीकेबल है आपका 1 जुलाई 2021, लेकिन आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी है वो 1 अप्रैल 2021 से चेक करनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो वो यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है, यानी जो आपको 50 लाख की लिमिट देखनी है वो कब से देखनी है, 1 अप्रैल से देखनी है। उस पॉइंट को यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई किया है। उसके लिए 1 जुलाई से देखने मत बैठ जाना, ठीक है।
एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी और परचेज रिटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका मैं वेट भी कर रहा था कि कब सीबीडीटी इस पर क्लैरिफिकेशन देता है। बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, इसको जरा ध्यान से समझना। देखो टीसीएस आप कलेक्ट करते हो, क्या आप टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू पे करते हो या इनवॉइस वैल्यू पर? तो भैया 206C1H पढ़ के तो यही पता चलता है कि जो आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी उसके ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। वहां पर जीएसटी आपको माइनस नहीं करना होता, पूरी इनवॉइस वैल्यू पर होता है। कंफ्यूजन ये आ रही थी कि यहां पर हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चले, तो यहां पर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई कर दिया। जो ये वाला नोटिफिकेशन था ना, सर्कुलर था, इस सर्कुलर को अप्लाई कर दिया है हमारे 194Q के लिए भी। सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था कि भैया टीडीएस जब भी आप डिडक्ट करोगे तो टीडीएस आप जीएसटी एक्सक्लूड करके डिडक्ट करोगे। वो पॉइंट इस वाले सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ था, वो यहां पर इन्होंने प्रेजेंट किया है। और देखो, अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q इट इज क्लैरिफाइड, ध्यान से समझ लो, दैट व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन अकाउंट ऑफ सेलर एंड इन टर्म ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर, द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी comprised in the amount payable to the seller is indicated separately। यानी जब आप क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब आपको इनवॉइस मिला और इनवॉइस को आपने अपनी बुक्स में चढ़ा दिया, इनवॉइस के ऊपर टैक्सेबल अमाउंट अलग है, जीएसटी अलग है, उस केस में आपको जो टीडीएस काटना है 194Q में, वो ओनली टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर काटना है। पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर आपको इनवॉइस मिला, बुक्स में क्रेडिट कर रहे हो और क्रेडिट के टाइम पे टीडीएस काट रहे हो, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे पढ़ो। Tax shall be deducted under section number 194Q of the Act on amount crediting without including the GST। मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू हुई, जीएसटी इनवॉइस में से जीएसटी वैल्यू हटाओ, कौन सी वैल्यू आई? टैक्सेबल वैल्यू जो आई, उसके ऊपर आपको क्या काटना है? टीडीएस काटना है 194Q के अंदर 0.1% से। However, आप बहुत ध्यान से सुनो, however if the tax is deducted on payment basis, सो हाउएवर आपने अगर एडवांस पे किया है, आप बात को बहुत ध्यान से समझो, अब बात आ रही है एडवांस पेमेंट की। अब आपको इनवॉइस बाद में आएगा, इनवॉइस अभी बुक्स में क्रेडिट आप नहीं करोगे, इनवॉइस अभी नहीं आया है, आपने एडवांस में पेमेंट करी है। एडवांस में पेमेंट करते टाइम यहां पर क्या बोल रहे हैं क्लैरिफिकेशन में, देखो, बिकॉज द पेमेंट मेड इज अर्लियर देन द क्रेडिट। क्रेडिट नहीं हुआ अभी, क्रेडिट बुक्स में नहीं किया हमने, पेमेंट पहले कर दी है पार्टी को, द tax would be deducted on the whole amount as it is not possible to identify that payment with the component of the amount would be invoiced in future। सो जब आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर आप जितना एडवांस पे कर रहे हो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। बात को ध्यान से समझो। अगर आप पहले क्रेडिट कर रहे हो फिर आप टीडीएस बुक कर रहे हो तो आप टैक्सेबल वैल्यू पर बुक करो। लेकिन अगर आप एडवांस में पेमेंट, आप परचेज कर रहे हो ना, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स से, तो आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको कितना काटना है? बोलिए। आपको काटना है जो आपने एडवांस पे करा, एडवांस जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में से टीडीएस काट करके दे दो। 2 करोड़ की परचेज थी, मैंने 50% एडवांस देना था, 50% एडवांस कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ दे रहे हो एडवांस ना, 1 करोड़ के ऊपर टीडीएस काट करके दे दो। यानी सिमिलरली जो कंसेप्ट आप अभी अदर सेक्शन, टीडीएस के अदर सेक्शन के लिए फॉलो करते हो, वही कंसेप्ट आपका बिल्कुल एज इट इज अप्लाई कर दिया 194Q के लिए, और बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी था कि वही अप्लाई होना चाहिए। एंड गाइस, जीएसटी के बाद बारी आती है परचेज रिटर्न की। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, यहां पर भी मार्केट में बड़ी क्वेरी आ रही थी कि परचेज रिटर्न होगी तो क्या होगा। देखिए, परचेज रिटर्न से पहले परचेज हुई है, वहां पर पेमेंट या क्रेडिट इनवॉइस तो आ ही गया होगा, इसका मतलब टीडीएस आपने काट ही लिया होगा। टीडीएस एक बार डिडक्ट कर लिया, सरकार बोल रही है उसको रिवर्स मत करना। रिवर्स करना बिल्कुल मना किया हुआ, गवर्नमेंट ने कहा टीडीएस रिवर्स नहीं करना। क्या करना है? आप टीडीएस एडजस्ट कर सकते हो, जो फर्दर ट्रांजैक्शन होगी उसमें एडजस्ट कर लो। ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया, अगला जो ऑर्डर होगा, अगली जो ट्रांजैक्शन होगी, वहां पर आप उस टीडीएस को एडजस्ट कर लेना। लेकिन इसी टीडीएस को रिवर्स मत करो। एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया तो वो सरकार को पे कर दो, वो आप रिवर्स नहीं करो, आप उसको फ्यूचर फर्दर ट्रांजेक्शन में एडजस्ट कर लेना। और यहां पर एक क्वेरी और आती है, मान लीजिए एक ही ट्रांजेक्शन करी मैंने, तो उससे फ्यूचर में ट्रांजेक्शन ही नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, काट लिया तो काट लिया, छोड़ो। एंड गाइस, नेक्स्ट हमारी जो क्वेरी आती है वो आती है नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड। क्या एक नॉन रेजिडेंट बायर अंडर सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट, क्या वो उसको टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी काटने की? देखो, आप सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पर एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, तो नॉन रेजिडेंट जो है उसको टीडीएस काटना है। लेकिन कब काटना है? जब उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। यानी वो नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया के अंदर पीई है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। और परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या? वो यहां पर डिफाइन किया हुआ है, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट शैल मीन्स टू इंक्लूड अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस एंटरप्राइज होली और कैरी ऑन। लॉजिकल सी चीज है, एक यूएसए का पर्सन है, यूएसए का पर्सन बाय कर रहा है, इंडिया का ना उसके पास पैन कार्ड है, ना इंडिया का आधार कार्ड है, ना इंडिया का टैन नंबर है, कहाँ से वो डिडक्ट कर लेगा भाई टीडीएस? ये एक बात बताऊं, तो वहां कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन उसका अगर इंडिया में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है
तब लॉ बोल रहा है कि अगर इंडिया में पीई है आपका, तब आपको जरूर टीडीएस डिडक्ट करना है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड ये थी छोटी सी क्वेरी। उसके बाद नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है, वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज अ पर्सन हुज इनकम इज एग्जम्प्ट। क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो सेलर है उसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स में। आप टीडीएस काटने की बात कर रहे हो और मैं किससे परचेज कर रहा हूं, एक एग्रीकल्चर वाले से मैं एग्रीकल्चर के गुड्स परचेज करता हूं, या फिर यहां पर दोनों एग्जांपल दिए हुए सेक्शन 10 की जो एंटिटी होती है, लाइक पर्सन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 के अंदर पर्सन एग्जम्प्ट है, उससे मैं परचेज कर रहा हूं गुड्स। अब परचेज ऑफ गुड्स में तो मेरे को भाई टीडीएस काटना है, बात समझ रहे हो ना, 194 क्यू में काटना पड़ेगा। और मान लीजिए बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, लेकिन टीडीएस काट के गवर्नमेंट करेगी क्या जब उस पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट है, उसका टैक्स तो बनना नहीं है, तो गवर्नमेंट करेगी क्या टीडीएस का? एक बात बताओ ना, लॉजिकली वहां पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्लैरिफाई किया हुआ है कि भाई उस केस में भी आपको जो है, और सिमिलरली यहां पर टीसीएस के लिए भी वो चीज बोली है जो 206C1H था, उसके लिए भी वही बात यहां पर बोल दी कि भाई अगर जो रिस्पेक्टिव सेलर है, बायर है, अगर आप इसकी बात करोगे तो डिफरेंट हो जाता है, इसकी बात करोगे तो डिफरेंट हो जाता है। सो अगर आप ऐसे से परचेज कर रहे हो जिसका इनकम टैक्स ही नहीं बनता, तो उसका टीडीएस आप डिडक्ट करके करोगे भी क्या? वो तो वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता टीडीएस डिडक्ट करने का, क्योंकि उसका इनकम टैक्स ही नहीं बनेगा। तो यहां पर बोला उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेरी है, एडवांस पेमेंट पे करना पड़ेगा, तो बिल्कुल एडवांस पेमेंट पे करना पड़ेगा, या तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉ में बोला है विच एवर इज अर्लियर। लेकिन वो एडवांस पेमेंट अगर 1 जुलाई से पहले है तो आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन शिफ्ट हो गया है बिफोर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन, वहां पर आपको टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं करना 194Q में। ये बस छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना। और 1 जुलाई के बाद में तो एडवांस पे आपको करना ही करना पड़ेगा, वहां तो कोई क्वेरी नहीं आती। तो वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू अ बायर इन अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब यहां पे थोड़ी सी ना दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप 194Q की एप्लीकेबिलिटी को चेक करते हैं तो आपको टर्नओवर देखना होता है प्रीसीडिंग ईयर का, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का। यानी अगर 21-22 चल रहा है तो आपको प्रीवियस ईयर 20-21 का देखना है। मैंने अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट अभी करा है 21-22 में, मेरे पास तो कोई टर्नओवर ही नहीं होगी पिछले साल की, तो क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल? लॉजिकल सी चीज़ है, पिछले साल कुछ नहीं है तो मेरी टर्नओवर क्या मानी जाएगी? 0 मान लो, और मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉजिकल ये लगता है, वही क्लैरिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्लैरिफिकेशन है, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 194Q ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इफ टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस इस 10 करोड़ और लेस। नहीं, यहां तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, 10 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर नहीं लगेगा 194Q। लेकिन यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस की टर्नओवर कितनी है? मेरे बिजनेस की टर्नओवर 9 करोड़ रुपीज है, ठीक है, और 2 करोड़ रुपए का मेरे को रेंट आ जाता है। और रेंट मेरा बिजनेस नहीं है, रेंट वो हाउस प्रॉपर्टी मुझे दिखाना होता है ना। तो मतलब जब इनकम टैक्स के अंदर मैं देखूंगा तो भाई मेरी टोटल इनकम 11 करोड़ रुपए की बनती है, 11 करोड़ रुपए की बनती है। लेकिन इसमें से बिजनेस की इनकम कितनी है? 9 करोड़ रुपए। 2 करोड़ तो मेरे को रेंट आता है यार, रेंटल इनकम है, मेरे 2 घर है, वहां पे मैंने रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंटल इनकम आती है, वो मेरा बिजनेस नहीं है। रेंटल इनकम बिजनेस नहीं है, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाता है, और ये मेरा पीजीबीपी के अंदर जाता है। क्वेश्चन ये आता है, आप एप्लीकेबिलिटी चेक करोगे तो कौन सी बिजनेस इनकम देखोगे या सारी इनकम मिला दोगे? आंसर दो, आप बिजनेस इनकम देखोगे या सारी इनकम मिला दोगे? मैंने लॉन्ग टर्म शेयर्स थे मेरे पास, 5 साल पहले मैंने खरीदे थे, उसको भी मैंने बेच दिया इस साल। 9 करोड़ के मेरे बिजनेस की इनकम आई, 5 करोड़ के मैंने वो शेयर बेच दिए। मेरी टोटल टर्नओवर, मतलब टर्नओवर में तो खैर वो इंक्लूड ही नहीं होगा, वो तो मेरी कैपिटल गेन आ जाएगी। तो टर्नओवर वर्ड भी अच्छा नहीं लग रहा, देखो वर्ड भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको बोलूंगा मेरी 2 करोड़ की टर्नओवर, अच्छा लग रहा है वर्ड इनकरेक्ट लग रही है प्रोनाउंसिएशन। 5 करोड़ का मेरे को ये कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ 5 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, तो यार वो ठीक थोड़ी होगा। वो यहाँ पे इन्होंने बोला है फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट बाय हिम, यानी आपको जो टर्नओवर देखनी है ना वो बिजनेस की देखना, कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ऐड करके टोटल टर्नओवर मत जोड़ने लगना। टोटल टर्नओवर मतलब दैट इज फ्रॉम बिजनेस है जो आ रही है वो 10 करोड़ आपकी, उसके लिए वहां पर 10 करोड़ आपको चेक करना है, ठीक है। क्रॉस एप्लीकेशन नेक्स्ट आता है, क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ 194O सबसेक्शन 1H और 194Q। अब इसको पढ़ने से अच्छा ना मैं आपको ना एक हायरार्की बता रहा हूं, हायरार्की इसको फॉलो कर लेना। 194O किस चीज के लिए होता है मैं आपको ब्रीफली गाइड कर देता हूं। 194O होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस काटना पड़ता है 1% ऑन टोटल सेल्स वैल्यू, ठीक है, उसके लिए होता है। और ये आपका लास्ट ईयर आया था 1 अक्टूबर 2020 में ये एप्लीकेबल हुआ था। और फिर आपका ये आया था 206(1)H, ये भी आपका उसी टाइम एप्लीकेबल हुआ था 2020 में।
ये टीसीएस का होता है, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, और 194Q आपका 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हुआ है, जो कि टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स है। एक हायरार्की को समझ लो, इस हायरार्की के अकॉर्डिंग चलोगे, कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। 194O, अब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो तो 194O तो वैसे भी भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद 194Q और उसके बाद लगेगा 206C1H, ठीक है। अगर ये लग गया, ध्यान से सुनो, अगर ये लग गया, इन दोनों को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सेलर को बोल दो टीसीएस मत कलेक्ट कर ले। अब यहां पर प्रैक्टिकल क्वेरी आएगी ना, आपने तो 194O में या 194Q में डिडक्ट कर लिया, कहीं सेलर भी कर रहा हो तो भाई लॉ मेकर ने क्लियर कर दिया, सेलर कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें नहीं पता। अगर तुम्हारे ऊपर 194O लग रहा है तो 194O तुमको सबसे पहले लगाना है, 194Q नहीं लगाना, और 206C1H भी, वो तो खैर ये तो सेलर लगाएगा ना। अब बात को समझो, ये तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये भी बायर के ऊपर आ गई बात। अब यहां पर तो सेलर के ऊपर बात आएगी ना, तो आप बोल दो भाई सेलर हमसे कलेक्ट कर रहा है इसलिए, नहीं 194O लग रहा है, हायरार्की को फॉलो करो। 194O लग रहा है तो 194O में काटो, उसके बाद वाले भूल जाओ, 194Q में मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। 206C1H में यहां तो वैसे भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहां तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर ने काट लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं काटोगे, आपकी हायरार्की में सबसे पहला नंबर है 194O, ठीक है ना। आपको तो जरूर इसको फॉलो करना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर आप तो सुन लो, आपको हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, आपको तो टीडीएस काटना है 194O के अंदर। अब हायरार्की पे दूसरा बारी आती है 194Q यानी टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की। अब अमेजोन वाले बोल रहे हैं हमने यहां भी काट लिया, क्या हमारे पर ये भी एप्लीकेबल होगा? नहीं। सो अगर आपने एक हायरार्की को फॉलो कर लिया तो नीचे वाली आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 194Q और 206C1H दोनों में से कौन सा ओवरराइड करेगा, यानी मतलब ये ओवरराइडिंग है, सबसे सुप्रीम पावर 194O, उसके बाद 194Q और फिर 206C1H। ना इसके लिए तो आपको ही समझाना पड़ेगा सेलर को एक मेल डाल के कि भैया हमारे ऊपर 194O या 194Q लग रहा है, हमारा टीसीएस मत कलेक्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ बोल रहा है, लॉ इस हायरार्की से चलो, ये लॉ बात कर रहा है, तो आपको इस हायरार्की को ही फॉलो करना चाहिए। एंड गाइस यही पूरे पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको मैं ये जो सर्कुलर है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप चेक कर लेना। बाकी मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया है जो मैंने डिस्कस किया था 194Q वाला पॉइंट, 194Q जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था FAQ के साथ, वो भी आप देख सकते हो, और 90% चीजें वहीं यहां पर इन्होंने रिपीट की हुई हैं। एक दो क्लैरिफिकेशन अच्छे थे जो कि मैंने आपको समझाए। सो गाइज आज है CA डे, और मैंने बोला था आपको मेरे साथ रुकना, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा, जो कि और डिस्कस करेंगे। आज CA जो डे है हमारा 73rd CA डे हमारा मनाया जा रहा है, और कल ICI के प्रेसिडेंट का एक मैसेज आया था जिसको मैं बिल्कुल एंडोर्स करना चाहूँगा, जहाँ पर उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स बोले थे कि जो लर्निंग है वो आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बोली थी कि सिंप्लीफाई करना टैक्सेशन को। टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स ही होती जा रही है। GST जब आया था इतना सिंपल था, बट ग्रेजुअली आज की डेट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि उन सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना अपने क्लाइंट्स को, बिजनेसेस को। और MSME जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें एक टैक्सेशन लिटरेसी को लेकर के आना, और हम फिनटेक्स प्रो चैनल के माध्यम से वही कर रहे हैं। जब से हमारा चैनल फिनटेक्स प्रो स्टार्ट हुआ है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि टैक्सेशन मैटर्स को इतनी सिंप्लीफाइड ल्यूसिड वे में समझाएं कि वो एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। हालांकि मैं मानता हूं काफ़ी सारी जगह कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो कि हम शायद डिस्कस नहीं कर पाते हैं यहाँ पर भी, लेकिन हमारा हमेशा इससे यही कोशिश रही है कि टैक्सेशन जो मैटर होते हैं, फाइनेंशियल टैक्सेशन मैटर जो होते हैं, उनको बिल्कुल ही ल्यूसिड और एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है फिनटेक्स प्रो का फ्रॉम द स्टार्टिंग, और यही रहेगा। सो गाइस अगर आप जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज डे है सेलिब्रेशन का, इतने सारे इवेंट्स हैं आज। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, चाहे आप CA कम्युनिटी से, चाहे आप एक CA स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक CA प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप जो है जुड़े हुए हैं, टैक्सेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, फाइनेंस मैटर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और CA से कहीं ना कहीं, CA फ्रेटर्निटी से, CA कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं। सो आज आपका दिन है। हो सकता है आप वीडियो थोड़ा बाद में देख रहे हो, क्योंकि आज जब मैं बना रहा हूँ आज वो दिन है, लेकिन फिर भी फीलिंग जो है वो रहनी चाहिए, जज्बा जो है वो रहना चाहिए। CAs आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग, डॉक्टर्स और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, आज डे है सेलिब्रेशंस का, डे है प्रोफेशनल्स का। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशंस। मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक और अच्छे इंफॉर्मेटिव और बढ़िया एनालिसिस के साथ। मैं विवेक,
चलता हूं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।